Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जो फंगल बॉडी है उसके करैक्टर को डिस्कस करना है। यानी जो एक फंजाई है उसकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आती हैं, उसके क्या क्या करैक्टर हैं, उनको डिस्कस करना है। यानी टाइटल इसका है करैक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई। तो सबसे पहले एक फंजाई की जो ओवरऑल बॉडी है, यानी एक फंजाई है उसकी जो ओवरऑल बॉडी है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं माइसीलियम। तो बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइसीलियम। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ माइसीलियम। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ एक डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी तो इसमें आपको मशरूम फंजाई नज़र आ रही है। अगर उस मशरूम फंजाई का जो स्ट्रक्चर है जिसको हाफ करके दिखाया गया है, अगर उस स्ट्रक्चर को आप देखें तो उसमें काफ़ी सारे आप लोगों को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे। यानी जितने भी फंजाई हैं, ये सिर्फ मशरूम नहीं, जितने भी फंजाई हैं अगर हम उनकी बॉडी को काट के देखें तो उनमें धागों से बने हुए काफ़ी सारे फिलामेंट्स नज़र आते हैं। तो उन फिलामेंट्स के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं हाइफी। यानी मोस्ट ऑफ द फंजाई इस वजह से वर्ड इस्तेमाल किया गया क्योंकि फंजाई का एक ग्रुप है उसमें हाइफी नहीं होते, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते, उसको हम कहते हैं यीस्ट। तो मोस्ट फंजाई कंपोज्ड ऑफ ब्रांच्ड, सिलेंडर कहते हैं बहुत ही बारीक, लॉन्ग लंबे से, ट्यूबुलर ट्यूब की तरह। अब हम जब वर्ड इस्तेमाल करते हैं ट्यूबुलर तो इसका मतलब ये होगा कि अंदर कोई चीज़ फ्लो भी कर रही होगी। ट्यूबुलर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनको हाइफी कहा जाता है। तो मोस्ट फंजाई कंपोज्ड ऑफ ब्रांच, स्लेंडर, लॉन्ग, ट्यूबुलर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। तो हाइफी वो हमारे पास थ्रेड्स हैं जो मिलके बॉडी ऑफ फंगस बनाते हैं, या इन शॉर्ट आप कह सकते हैं माइसीलियम बनाते हैं। उसके बाद इन हाइफी की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले आपने एक वर्ड जहन में रखना है कि व्हाट इज सबस्ट्रेटम। तो सबस्ट्रेटम उस चीज़ को कहा जाता है जिस पे फंजाई ग्रो कर रहे होते हैं। तो हाइफी एक्सटेंड ओवर द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम एक्सटेंसिवली। जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि ये एक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है तो इसकी सरफेस पे बहुत तेज़ी से हाइफी ग्रो करते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये तेज़ी से, तो जितने ज़्यादा ये फैलते जाएंगे उतना ही इनके लिए न्यूट्रिशन को, फूड को एब्जॉर्ब करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हाइफी एक्सटेंड ओवर सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम एक्सटेंसिवली। तो सबस्ट्रेटम के बारे में अपने जहन में रखना है, कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी प्लेस जिस पर हाइफी ग्रो करते हैं, फंजाई ग्रो करता है, वो सबस्ट्रेटम कहलाता है। उसके बाद हाइफी दो तरह के हैं, सेप्टेट एंड नॉन सेप्टेट। ये इसको ए सेप्टेट भी कहा जाता है। उसके बाद अगर आप इन दोनों का स्ट्रक्चर देखें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आपको कि इसमें दरमियान में मुख्तलिफ सेगमेंट्स के दरमियान दीवारें हैं और इसमें दीवारें नहीं हैं, और इस दीवारों की वजह से हर सेल आपको अलहदा नज़र आ रहा होगा। तो जितने भी हमारे पास सेप्टेट हाइफी दे आर द डिवाइडेड बाय द क्रॉस वॉल्स, कि इनके दरमियान में दीवारें हैं। इन दीवारों को हम कहते हैं सेप्टा, इनको हम क्या कहते हैं, सेप्टा। और इसी वजह से इसके अलग-अलग सेल नज़र आ रहे होते हैं और हर सेल में एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई नज़र, जैसे मैंने यहाँ 2-3 सेल ऐसे हैं जिनमें 2-2 न्यूक्लियाई ड्रा किए हैं और यहाँ एक एक न्यूक्लियस ड्रा किया है। नॉन सेप्टेट हाइफी क्या होते हैं? इनको कोइनोसाइटिक हाइफी भी कहा। कोइनोसाइटिक अगर इसके लफ्ज़ को हम देखें तो इसका मतलब है जिसमें काफ़ी सारे सेल को मिला के एक बड़ा सा सेल बनाया गया हो, वो कोइनोसाइटिक कहलाता है। बेसिकली जैसे छोटे छोटे रूम्स हो, अगर उनकी दीवारें दरमियान से निकाल दें तो एक बड़ा सा हॉल बन जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह ये है कि यहाँ छोटे छोटे सेल को मिला के एक बहुत बड़ा हॉल बना दिया गया है, एक बहुत बड़ा सेल बना दिया गया है। तो उस सेल के दरमियान में चूंकि दीवारें नहीं है तो हम इसको एक बड़ा सा सेल कंसीडर कर सकते हैं और एक लंबा सा सेल कंसीडर कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस आपको नज़र आएंगे। तो सबसे पहले नॉन सेप्टेट को नॉन सेप्टेट क्यों कहा जाता है? इसमें सेप्टा नहीं है, इसमें दीवारें नहीं है। सेप्टा का मतलब होता है दीवार, और इसके जो सेल्स हैं वो नॉट डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल सेल्स। इसके जो सेल हैं वो अलग-अलग सेल में डिवाइडेड नज़र नहीं आते। उसके बाद इट इज़ ए फॉर्म ऑफ, ये किस शक्ल में होते हैं, एलोंगेटेड, एक लंबा सा, मल्टी न्यूक्लिएटेड जिसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस फिर रहे हों, एलोंगेटेड सेल्स। एक बड़ा सा सेल है जिसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस हैं और ये लंबा सा है, एलोंगेटेड है। और अगर सपोज मैं कहता हूँ कि इस
हाइफी का साइटोप्लाज्म ने अगर यहाँ पहुँचना हो और इस हाइफी के साइटोप्लाज्म ने अगर यहाँ पहुँच, दोनों केसेस में फ्लो हो रहा होता है कि साइटोप्लाज्म एक टिप से दूसरी टिप की तरफ जा रहा होता है, तो आपके जहन में क्या आएगा कि किस में रैपिडली फ्लो जा रहा हो, किस में साइटोप्लाज्म का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होगा। तो फ़ौरन इस जवाब, क्योंकि दरमियान में दीवारें नहीं है तो इसका जो फ्लो होगा वो थोड़ा सा रैपिडली होगा। लेकिन सवाल ये है फिर इसमें कैसे फ्लो करेगा, इसमें दीवारों में सुराख होते हैं, तो इस वजह से इन सुराख की वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो तेज़ी से क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है एक जगह से दूसरी। तो यही बात लिखी गई है। जो नॉन सेप्टेट हाइफी हैं वो फंजाई जिनमें ये नॉन सेप्टेट हाइफी होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म का जो फ्लो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल के हिस्सों में वो बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद जब हम साइटोप्लाज्मिक फ्लो की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म आमतौर पे एक सेल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, ऐसे पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा होता है। और यही वजह है कि जो फंजाई है वो बहुत तेज़ी से ग्रो, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमारी बॉडी है उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो रही है। तो जितने अच्छे अंदाज में ब्लड सर्कुलेशन होगी हमारी ग्रोथ उतनी अच्छी होगी, हमारे सेल को उतने न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वो सेल के अंदर ज़्यादा अच्छे स्ट्रक्चर डिवेल्प होंगे, ज़्यादा अच्छी खुसूसियात डिवेल्प होंगी। तो इसी वजह से आप जहन में रखें जो नॉन सेप्टेट हाइफी वाले फंजाई है वो तो ऑटोमेटिकली उसमें रैपिड फ्लो आसानी से हो रहा होता है, लेकिन जो सेप्टेट वाले हाइफी है उनके दरमियान में भी चूंकि पोर्स होते हैं इस वजह से साइटोप्लाज्म पूरी फंजाई की बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। अब इस सर्कुलेशन का क्या फ़ायदा होता है इसको भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेप्टा ऑफ मैनी सेप्टेट हाइफी हैव पोर्स, जो सेप्टा है काफ़ी सारे सेप्टेट हाइफी उसके अंदर पोर्स होते हैं जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म एक हिस्से से दूसरे हिस्से, इवन जो टिप ऑफ द हाइफी है उस तक जा रहा होता है, एनेबलिंग हाइफी टू ग्रो रैपिडली। जिसका फ़ायदा क्या होता है, हाइफी तेज़ी से ग्रो, क्योंकि फूड तेज़ी से डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर सेल को प्रॉपर फूड मिल रहा होगा, हर सेल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होंगे, हर सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहे होंगे, वो तेज़ी से ग्रो करेंगे। When food and water are in abundant supply, तो जब हाइफी के अगर किसी के हिस्से को भी फूड मिल रहा है तो वो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जिससे पूरी बॉडी की ग्रोथ अच्छी होती है। क्वेश्चन आ जाता है कि हाइफी या फंजाई इतनी रैपिडली ग्रो के थे, और इनकी ग्रोथ का अंदाज़ इस बात से लगाया जा सकता है कि बाज़ माइसीलियम ऐसे हैं जो एक दिन में 1 किलोमीटर तक हाइफी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये कितनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है कि एक दिन में 1 किलोमीटर के हाइफी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हाइफी के अंदर रैपिड साइटोप्लाज्मिक फ्लो हो रहा होता है, हाइफी के अंदर रैपिड साइटोप्लाज्मिक फ्लो हो रहा था। अब मेटाबॉलिकली एक्टिव से क्या मुराद है, जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ी जगह है जिसमें हाइफी पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर फैले हुए, सपोज मैं कहता हूँ कि इस पोर्शन से न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं और इस पोर्शन में न्यूट्रिएंट मौजूद है। अब ये नहीं होगा कि जिस पोर्शन के जगह से न्यूट्रिएंट ख़त्म हो गए हैं उनकी डेथ हो जाएगी, बल्कि होता ये है कि ये वाले जो पोर्शन है ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके, चूँकि साइटोप्लाज्म तेज़ी से मूव कर रहा है तो फ़ौरन ही वो इस पोर्शन में पहुँच जाएगी। यानी आप कह सकते हैं अगर फंजाई किलोमीटर्स में भी फैला है तो अगर एक हिस्से को फूड मिल रहा है तो पूरे फंजाई के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस वजह से हमेशा अगर फंजाई के एक हिस्से को फूड मिल रहा है तो इसका मतलब है सारा फंजाई एक्टिव है, सारा फंजाई काम करेगा। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव से क्या मुराद है, ऑल पार्ट्स ग्रोइंग थ्रू द सबस्ट्रेट, फंजाई के जितने भी हिस्से हैं जो एक सबस्ट्रेट के अंदर मौजूद होते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिव, वो तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं क्योंकि इनमें काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल बड़ी आसानी से हो रहा होता है। इसी तरह जितने भी फंगल हाइफी उनके सेल वॉल में काइटिन होते हैं। अब इस काइटिन का फंजाई को क्या फ़ायदा है, जैसे सेलुलोज और लिग्निन प्लांट के सेल वॉल में होता है, लेकिन सेलुलोज और लिग्निन ऐसे कंपाउंड हैं जो ख़राब हो सकते हैं, लेकिन काइटिन के अंदर ये सलाहियत है कि इसका ख़राब होना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा यानी डिके नहीं होता, ख़राब नहीं होता। इस वजह से फंगल सेल्स, जो फंगल सेल हैं, दे आर द मोर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल कंडीशन दैन सेलुलोज एंड लिग्निन। तो यही वजह है कि बाज़ फंजाई ऐसे हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं, यानी बहुत मुश्किल हालात हों, तकलीफ़ें हों, परेशानी हो, इन्वायरमेंटल सूटेबल ना हो, तो इस केस में क्या होता है कि वो आसानी से ग्रो कर जाते हैं। लेकिन प्लांट के सेल वॉल हो सकता है उनकी सेलुलोज ख़राब हो जाए, लिग्निन ख़राब हो जाए, उनकी डेथ हो जाए। उसके बाद एक्सटेंसिव हाइफल सिस्टम, चूँकि
इनकी बॉडी थ्रेड से मिलकर बनी और थ्रेड विद द पैसेज ऑफ टाइम फैल रहे होते हैं। जितना ज़्यादा वो फैलते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करते चले जाएंगे, और जितनी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ज़्यादा होती चली जाएगी उतने ही आप कह सकते हैं ग्रोथ अच्छी होती चली जाएगी। तो एक्सटेंसिव, चूँकि इनके पास हाइफल सिस्टम बहुत ज़्यादा है, हाइफल सिस्टम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इनका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जगह से खुराक जज़ब कर रहे होते हैं। उसके बाद पैक्ड हाइफल सिस्टम, चूँकि हम कहते हैं कि फंगल की जो बॉडी है, फंजाई की जो बॉडी, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बनी, और ये बिल्कुल इसी तरह जैसे धागा, जब हम धागे को अरेंज करते हैं तो बाज़ अरेंजमेंट ऐसी हैं जिससे शर्ट बनती है, बाज़ अरेंजमेंट ऐसी है जिससे स्वेटर बनता है, बाज़ अरेंजमेंट ऐसी है जिससे बेड शीट बनती है, बाज़ धागे की अरेंजमेंट ऐसी है जिससे आप कह सकते हैं तकिए का कवर बनता है, बाज़ अरेंजमेंट ऐसी हैं जिससे वास्किट वगैरह बनती है। तो धागा है, उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अरेंज किया गया है, तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अरेंज करके मुख्तलिफ़ चीज़ें बन रही हैं। तो इसी तरह फंगल हाइफी में फंजाई की बॉडी में थ्रेड्स हैं, तो उनकी अरेंजमेंट डिसाइड करती है वो कौन सी फंजाई है। जैसे शर्ट को देख के हम कहते हैं ये शर्ट है, ये आप कह सकते हैं बेड शीट है, ये आप कह सकते हैं कोई तकिए का कवर है, ये आप कह सकते हैं वास्किट है, ये आप कह सकते हैं कमीज़ है, ये आप कह सकते हैं शलवार है, ये आप कह सकते हैं पर्दा है, मुख्तलिफ अरेंजमेंट। तो इसी तरह जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये थ्रेड लाइक बॉडी, जब इस तरह के थ्रेड अरेंज होंगे, अरेंज होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम कहेंगे मशरूम। अगर ये थ्रेड इस तरह अरेंज होके एक बॉल सी बनाए, हम इसको कहेंगे पफ बॉल। अगर ये अरेंज होके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए, इसको हम कहते हैं मॉरल्स। तो हाइफी की पैकिंग डिसाइड करती है कि वो फंजाई किस किस्म की है। तो मुख्तलिफ फंजाई के अंदर मुख्तलिफ किस्म की अरेंजमेंट होती है। तो हाइफी में बी पैक्ड एंड ऑर्गेनाइज टू फॉर्म रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और ये वो स्ट्रक्चर हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि आमतौर पे इन स्ट्रक्चर में रिप्रोडक्शन हो रही होती है और आमतौर पे इन स्ट्रक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है। तो हाइफी में भी पैक, जब हाइफी की पैकिंग होती है, ऑर्गेनाइज होते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की बॉडीज़ बनती हैं। जैसे मशरूम की बॉडी ये बनी है, पफ बॉल की बॉडी ये बनी है, मॉरल्स की बॉडी ये बनी है। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है ये नॉन हाइफल से। इस वजह से जब हमने शुरू में डिफ़ाइन किया था हाइफी को, हम कहते हैं मोस्ट फंजाई, ज़्यादातर फंजाई में हाइफी होते हैं, लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जिसमें हाइफी नहीं भी होते। उसके बाद हाइफी के जितने भी सेल्स हैं वो हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड यानी इसमें 1n क्रोमोसोम होंगे, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम 1n। लेकिन एक हमारे पास कंडीशन ऐसी है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वहाँ मुख्तलिफ किस्म के हैप्लॉयड सेल्स मिलते हैं, तो इस वजह से एक डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। लेकिन ये जाइगोट थोड़ी देर के लिए रहता है, ट्रांजिएंट। इसमें फ़ौरन ही मियोसिस स्टार्ट हो जाती है, और मियोसिस के बाद जो सेल बनेंगे वो दोबारा क्या बन जाएंगे, हैप्लॉयड बन जाएंगे। तो आप ये समझ लें कि आम तौर पे जितने भी फंगल हाइफी हैं उसमें जो सेल्स हैं वो सारे हैप्लॉयड होंगे, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम रखते होंगे। सिर्फ जब दो सेल आपस में मिलेंगे ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उस वक्त एक जाइगोट बनेगा। जाइगोट डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन ये ट्रांजिएंट, ये थोड़ी देर के लिए बनता है, उसके बाद उसमें मियोसिस स्टार्ट होती है। और आपको पता है डिप्लॉयड सेल में अगर मियोसिस हो जाए तो दोबारा क्या बन जाता है, हैप्लॉयड, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन की वो टाइप है जो सेल के क्रोमोसोम को आधा कर देती है नेक्स्ट जनरेशन में। उसके बाद आर्मिलेरिया, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज़ आर्मिलेरिया। सबसे पहले तो हमने एक बात डिस्कस की, हमारे जो फंजाई हैं वो बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, 1 किलोमीटर एक दिन में तक ग्रो हो सकती है। तो यहीं से उन्होंने एक एग्जांपल दी है बुक वाले ने कि एक आर्मिलेरिया जो एक पैथोजेनिक फंजाई है, अ सिंगल माइसीलियम में प्रोड्यूस अप टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक इसमें प्रोडक्शन हाइफी की हो सकती है। जैसे सर्कुलर क्लोन, अगर हम आर्मिलेरिया की बात करें तो आमतौर पे ये जो सर्कुलर क्लोन है ऐसे, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की फिर आगे मशरूम की तरह के स्ट्रक्चर लग रहे होते हैं, ठीक है। यानी ये हाइफी इस तरह फैलते हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की खुम्बियाँ वगैरह, मशरूम वगैरह जो बॉडी ज़मीन से बाहर निकली होती हैं। सर्कुलर क्लोन ऑफ आर्मिलेरिया जो एक पैथोजेनिक फंजाई है जो आमतौर पे एफ्लिक्ट मुतासिर करती है कोनीफर्स प्लांट को। कोनीफर प्लांट की बेस्ट एग्जांपल है पाइन्स। कोनीफर प्लांट वो होते हैं जिन पे कोन्स लगती हैं, जैसे पाइन्स उसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो इसके बारे में देखा गया है
कि ये सेंट्रल फोकस से 15 हेक्टेयर्स तक फैल सकते हो और 1 हेक्टेयर में तकरीबन 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ एक बात कही, कुड इट वुड बी लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, कुड इट, क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है। अगर आप देखें फैलाव के एतबार से तो दुनिया में कोई ऑर्गेनिज्म इतना फैला हुआ नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं शायद कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर थोड़ा सा डीपली अगर सोचा जाए तो हो सकता है ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग भी हो किसी अंदाज में। रॉन्ग कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बुक है, उसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं और अगर वो बुक देखें वो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बड़ी होगी, ठीक होगी। लेकिन अगर उन्हीं पेजेस को 1 बाई 1 पूरे रूम में बिखेर दें तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये जो बुक है वो इस रूम से भी बड़ी है। हालांकि अगर सरफेस एरिया देखा जाए तो वाकई है, अगर 1 बाई 1 पेज को हो सकता है वो काफ़ी सारी बुक्स ऐसी हैं जिनके पेजेस हज़ारों की तादाद में होते हैं। अगर उनके पेजेस को इकट्ठा करें तो हो सकता है वो पेजेस पूरे घर से भी ज़्यादा सरफेस एरिया में आ जाए। लेकिन जब उन्हीं आप कह सकते हैं पेजेस को इकट्ठा करेंगे वो छोटी से बन जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह है, चूँकि फंगस की बॉडी फैलती है तो बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि जैसे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, दुनिया का ये सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म हो। लेकिन अगर उन सारे हाइफी को इकट्ठा करें, जैसे कि धागा पूरे कमरे में फैला होता है, आप उसको इकट्ठा करें इतना सी बॉल बन जाती है। तो बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सेल पैक होते हैं, इस वजह से उनकी साइज छोटा होता है। जैसे ब्लू व्हेल 30 मीटर तक लंबी होती है लेकिन उसमें सेल पैक होते हैं। अगर उनके सेल को इसी तरह हाइफी की तरह फैला दें तो हो सकता है वो इससे भी बड़ा एरिया कवर कर रहे हो। तो हाँ, सरफेस एरिया जो अभी तक डिस्कवर हुआ है वो आर्मिलेरिया का सबसे बड़ा है जो फैला हुआ है। यहाँ चूँकि पैकिंग कम होती है इस वजह से वो फैला हुआ ज़्यादा नज़र आता है, तो हम कह सकते हैं कि शायद दुनिया की ये बड़ा ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जब हम बाकी ऑर्गेनिज्म की बात करें जिनके सेल पैक हैं तो हो सकता है उनकी बॉडी सबसे बड़ी हो जाए। तो यहाँ बस आपने थोड़ा सा जहन में रखना है कि अगर सरफेस एरिया की बारे में बात करें तो सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा जिसका एग्जिस्ट करता है, बाकियों को तो पैकिंग की शक्ल में वो आर्मिलेरिया का है। तो सरफेस एरिया वाइज दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट करता है, मैं फिर जोर देना, जो एग्जिस्ट करता है वो क्या है? आर्मिलेरिया है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर, लेकिन अगर इसको हम पैक कर दें हो सकता है ये एक छोटे से रूम में आ जाए। लेकिन जो ब्लू व्हेल वो 30 मीटर तक लंबी होती है, मे भी हो सकता है उसका सरफेस एरिया इससे कहीं हज़ार गुना बड़ा हो। तो बहरहाल आपने यस भी समझ लें, नो भी समझ लें, दोनों कॉन्सेप्ट जैसे आपका दिल करे। तो बहरहाल आर्मिलेरिया के बारे में बात करते हैं तो ये हमेशा 15 हेक्टेयर्स तक फैल सकता है और 1 हेक्टेयर में तकरीबन 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं या 10 किलोमीटर स्क्वायर भी कह सकते। कुड इट वुड बी द लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमारे पास स्टार्ट था। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि हमारा जो ये चैप्टर है इसके पहले 4-5 पेजेस वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 4-5 पेजेस आपको अच्छी तरह आते हैं तो अगला जो हाफ है वो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। लेकिन अगर 4-5 पेजेस आपने थोड़ा सा इसको नेग्लिजेंस के साथ, अपनी गफलत के साथ इसको सही तरह तैयार ना किए तो फिर अगले लेक्चर समझना थोड़े से मुश्किल हैं। तो इस वजह से मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप साथ के साथ जो टॉपिक पढ़ाया जाए इस चैप्टर का उसको फ़ौरन ही तैयार कर लें ताकि अगली चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.